हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो वैसे तो मैं सप्तांग थ्योरी का दूसरा पार्ट लेके आने वाला था, लेकिन टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो एक लाइन बहुत ही फेमस है जियोपॉलिटिक्स में कि कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हम चाहे किसी के कितने ही करीब क्यों ना हो, हमने चाहे किसी की कितनी ही मदद क्यों ना की हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो भी हमें हमेशा अपना खासम खासी मानने लगे। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे इंटरेस्ट को भी देखने लगे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वहां के इक्वेशन में क्या चल रहा है, उनके कुछ नैरेटिव्स और एक्शंस भारत के हितों के लिए अगर नकारात्मक है, तो फिर ऐसे में हमें भी इसके जवाब में कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। अगर पुरानी नीति यही रही है कि भाई बस मदद ही करते रहना है, कल्याण ही करते रहना है, चाहे सुनामी की बात हो, पेंडेमिक की बात हो, वहां पर तख्ता पलट होने वाला हो। ऑपरेशन कैक्टस 1988 ब्रिगेडियर फारूक बुलसरा जी के अंडर हिंदुस्तानी फौज वहां पर जाती है, वहां के सरकार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर। लेकिन जब वही मालदीव इंडिया आउट बोलने लगे, सऊदी अरब और चाइना को अपनी जमीन बेचने दे, खरीदने दे, एंटी इंडिया मूवमेंट चलाए अपने देश में, एंटी इंडिया नैरेटिव्स चलाए, भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे, तो फिर ऐसे में हमें भी तो अपने तेवर तो बदलने होंगे। उन्हें समझाना होगा कि भारत के खिलाफ कुछ भी बोलना, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ भी बोलना, उनके लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ा कर सकती है आने वाले दिनों में। तो जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप पहुंचे, तो उसी दिन से लोगों ने सर्च किया लक्षद्वीप। 3 जनवरी 2024 में लक्षद्वीप वाज द 9th मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन इंडिया। तो यह ताकत है हमारी। यही तो कहते थे चाणक्य भी अपनी सप्तांग के सिद्धांत में कि जनपदा, पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है राज्यों का। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख लोगों के अराउंड है। 1000 से ज्यादा आइलैंड से ये देश बना है और उनमें भी सिर्फ 200 के करीब आइलैंड ही इनहेबिटेड है। इन 200 में से भी 150 आइलैंड रिजोर्ट आइलैंड है, यानी बेचे जा चुके हैं प्राइवेट कंपनीज को, और उन कंपनियों ने वहां पर बड़े बड़े रिजोर्ट खोल के रखे हैं। मालदीव की जीडीपी का 28% टूरिज्म पर निर्भर है और उनके सरकार के पास जो 90% रेवेन्यू आ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म रिलेटेड टैक्सेस से आ रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक डेटा के अनुसार 2023 में भारत में से 11.2% लोग मालदीव टूरिज्म पर गए थे, करीबन 18.5 लाख लोग। तो आप खुद सोचिए, 5 लाख के पॉपुलेशन वाले देश में 18.5 लाख लोग टूरिज्म पर जा रहे हैं एक साल में। तो ऐसे में अगर लक्षद्वीप ये सारी सुविधा हमें दे सकता है या फिर देने लगे आने वाले दिनों में एट चीपर रेट, तो क्या आपको नहीं लगता कि मालदीव की जो सरकार है वो सोच तो रही होगी कि हमें भावनाओं में बहकर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए था, सोचना चाहिए था बोलने से पहले। इसीलिए तो हमारे यहाँ भी कहा जाता है, पहले तोलो फिर बोलो। भारत और मालदीव की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेड और ऑयल एक्सपोर्ट के लिए मालदीव की लोकेशन हमारे लिए बहुत ही खास है। इसी वजह से भारत मालदीव के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता था। इसके चलते भारत ने कई सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए ताकि उनके साथ रिश्ते अच्छे हो, खराब ना हो। जैसे कि एक हो गया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मालदीव हमारा नेबर है तो हम उनके लिए अच्छा करेंगे, पर हमें रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए, हमें वापस कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपकी मदद करनी है, जो भी हम कर सकते हैं हमारी तरफ से। एक्चुअली आइडियलिस्ट प्रोस्पेक्टिव से इसको ऐसे बताया जाता है, पर जाने माने फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट छिल्लमकुरी राजा मोहन, जो रियलिस्ट प्रोस्पेक्टिव के स्कॉलर है, उनका कहना था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। अगर हमने मालदीव को 2
हेलीकॉप्टर दिए हैं तो बदले में हमने ये भी एग्रीमेंट किया है कि इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करने के लिए हमारे नेवल ऑफिसर्स वहां मौजूद रहेंगे, आपके नेवल एकेडमीज में जाएंगे। देखिए, गिफ्ट ऐसे ही नहीं दिया जाता, गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि रिश्ते बेहतर हो, और अच्छे रिश्ते अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज हमें भी मिलती रही। हमने कहा मालदीव के साउथ सदर्न मोस्ट में जो आइलैंड है अद्दू, वहां पर एक हार्बर बना देते और हमारे कोस्ट गार्ड वहां वो स्टेशन हो जाएंगे। हमें तो इस एरिया को सेव करके रखना है किसी भी हाल पे, पर आपके पास भी इतनी फोर्सेस कहां है कि आप अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स में जो टेरिटरी, जो आपका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसको सुरक्षित कर पाओगे। तो देखिए, इसमें फायदा दोनों का है। जैसे चाणक्य कहते थे अपनी साप्तांग की सिद्धांत में, अपने साप्तांग के सिद्धांत में, कि दोनों स्टेट के इंटरेस्ट सिक्योर होना पड़ेगा तभी एलाई मजबूत होंगे। लेकिन वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उसने इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मालदीव की संप्रभुता को खतरा है, इंडियन फोर्सेस हमारे देश में आ पहुंचे हैं, इंडिया अपने मिलिट्री के बहाने अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है मालदीव पे, बिग ब्रदर वाली एटीट्यूड रख रहा है, हमारे देश के अंदरूनी मामलों पर इंडिया हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के नैरेटिव्स मालदीव पे चलाए गए। हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन जी का यह कहना था कि आजादी के काफी टाइम बाद भी भारत की जो रणनीति रही है वो कॉन्टिनेंटल रही है, यानी कि चाइना को मैनेज करना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान को मैनेज करना, इवन पाकिस्तान को मैनेज करना, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, कॉन्टिनेंट की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया है और पानी को हमने नजरअंदाज कर दिया, वाटर को हमने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमें इस पर भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा। भारत की जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी रही है, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, उसी दिशा में एक कदम है। आज की तारीख में सिर्फ चाइना का ही नहीं, पाकिस्तान और आईएसआई का भी मालदीव्स में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि चलो चाइना का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान या आईएसआई कैसे? तो 80 और 90 के दशक में देखा गया कि मालदीव्स की जो एजुकेशन थी उसका लेवल बहुत ही नीचे चला गया था। तो ऐसे में वहां के जो बड़े हैं उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या तो सऊदी अरब भेज रहे थे या फिर पाकिस्तान भेज रहे थे, और या फिर वो वहां के मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहे थे। और इन मदरसों पर फंडिंग सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं कर रहा था, पाकिस्तान, आईएसआई भी इस पर फंडिंग कर रही थी। अब आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान क्यों करेगा फंडिंग? अरे पाकिस्तान है सर, जहां कहीं भी उनको लगेगा कि वो भारत का नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ऐसे में तो वो तो फंडिंग करेंगे ही, चाहे खुद के पास हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के करीबी नेबर को अपने फेवर में रखना वो चाहेंगे और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इंडियन ओशन रीजन में सिर्फ मालदीव्स ही नहीं, जो छोटे छोटे आइलैंड है उस पर भी भारत को अपनी पकड़ बनाए रखना होगा, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर मालदीव अगर हमारे ऑर्बिट से बाहर जा रहा है तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ये भी हमारे ऑपोजिट जा सकते हैं? तो इसी वजह से हमें ये भी देखना है कि उन पर हम अपना काबू कैसे बनाए रखें, क्योंकि अगर हम इस एरिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो हमें इनको साथ में रखना होगा, इनको साथ में लेकर हमें चलना होगा। अब बात करते हैं मालदीव की राजनीति और कट्टरता के बारे में। मोहम्मद गयूम, जो 1978 से 2008 तक देश के ऑथोरिटेरियन लीडर थे, उनको कट्टरवाद का सूत्रधार कहा जाता है। इन्होंने कानून लाया कि वो रिलीजियस यूनिफिकेशन करेंगे बाय प्रमोटिंग सुन्नी इस्लाम। एनालिस्ट का ऐसा मानना था कि इनको लगता था कि अगर देश में अलग अलग धर्म या फिर अलग अलग विचार रहेंगे तो फिर देश यूनिफाई नहीं हो सकता। इसी वजह से जब वो सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा दे रहे थे तो ऐसे में इसके साथ साथ देश में कट्टरता भी बढ़ने लगा। इनके ऑथोरिटेरियन रूल में इन्होंने कानून लाया 1994 प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस यूनिटी एक्ट, जिसमें वो सुन्नी इस्लाम को फोर्स किया गया और रिलीजियस फ्रीडम को सीमित कर दिया गया। फिर 1997 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया।
उनका कहना था कि वो इस्लाम को रिफॉर्म करेंगे। उनके हिसाब से ये रिफॉर्म था जिसमें इस्लाम को प्रैक्टिस करना गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और अदर रिलीजन्स, बाकी के धर्मों को प्रैक्टिस करना गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन गयूम के समय में हमारे रिलेशन इतने भी खराब नहीं थे मालदीव के साथ, क्योंकि उन्होंने हमसे मदद मांगी थी और हमने ऑपरेशन कैक्टस से उनकी सत्ता बचाई थी। लेकिन उन्हीं के टाइम में वहां की जनता रेडिकलाइज होने लगी और जिसका नेगेटिव आउटकम हमें आज देखने को मिलता है। फिर 2008 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम लाया गया और पहली बार मालदीव में इलेक्शंस हुए। और फिर एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर नसीद पावर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन में वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी और लिबरल डेमोक्रेसी देखा गया था। उनके टाइम में भारत के साथ भी मालदीव के रिश्ते काफी अच्छे थे, बहुत ही क्लोज थे मालदीव और भारत। पर एक डेटा के अनुसार जो अलकायदा और आईसिस के लिए लड़ने जा रहे थे वो मालदीव से सबसे ज्यादा थे, अगर आप ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का रेशियो देखोगे तो। यानी कि मालदीव के युवा अगर आईसिस के लिए लड़ने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि गयूम के राज पे सिस्टमेटिकली सोसाइटी कितना रेडिकलाइज हुआ होगा। फिर 2012 में वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं। 2013 में नसीद रिजाइन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के लीडर अब्दुल्ला यमीन, जो गयूम के हाफ ब्रदर है, वो सत्ता पर आते। यमीन अपना पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और वहाबी कम्युनिटी से अपने रिश्तों को और मजबूत करने लगते हैं। साथ में उनका झुकाव चाइना की तरफ भी हमें देखने को मिलता है। यमीन ने नसीद के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए और 2018 में नसीद को अरेस्ट किया जाता है। तब वहां की जो अपोजिशन है उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने भी अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से ये कहा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन इश्यूज को ठीक कीजिए, क्योंकि उस समय भारत की जो जीएमआर कंपनी है वो इनका एयरपोर्ट बना रही थी माले में। इस प्रोजेक्ट को रोक दिया यमीन ने, ये कहकर कि नसीद ने करप्शन करके ये प्रोजेक्ट भारत को दिया। तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर उस समय यमीन के टाइम पे क्या चल रहा था। मालदीव की लोकेशन इंटरनेशनल ट्रेड रूट के बहुत करीब है, इसी वजह से चाइना इंटरेस्टेड है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स स्ट्रेटेजी, उसके लिए भी मालदीव की लोकेशन बहुत ही खास है। स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके काउंटर में भारत ने भी शुरू कर दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। इसके तहत भारत अपने नेवल बेसिस का विस्तार कर रहा है और जो मजबूत देश है उनके साथ भारत अपने संबंधों को सुधार भी रहा है। अब मालदीव्स के चाइना प्रेम को अगर नियंत्रण में लाना है तो इसके लिए हमें मालदीव के इकोनॉमी के विकल्प भी खड़े करने पड़ेंगे। इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इस मार्केट का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि मार्केट डिसाइड करती है आपका आने वाला कल क्या होगा। मार्केट डिसाइड करती है आपकी प्रोस्पेरिटी की दिशा किस तरफ होगी। इसकी दिशा अगर लक्षद्वीप की तरफ हो तो आपको नहीं लगता कि शायद एक ऐसा समय आएगा जब शायद लक्षद्वीप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए टूरिस्ट का? तो ऐसे में ये मालदीव के लिए कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो मोदी जी के फोटो सेशन से मालदीव को झटका तो लगा है 440 वोल्ट का। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन आपका साथी है, ये आपकी शक्ति का परिचायक होता है। यानी कि कौन आपके साथ खड़ा है और किस हद तक खड़ा है, इससे आपके स्टेचर का पता चलता है। कोई दूसरा आपके लिए खड़ा क्यों होगा जब आप भी उसके लिए जरूरी होंगे? तो कहीं ना कहीं भारत भी जरूरी साबित हो रहा है, तभी तो इजराइल ने भी मालदीव वाले मुद्दे पर भारत का साथ दिया। देखिए, अगर आप इनडायरेक्टली कुछ कर सकते हैं तो ऐसे में डायरेक्टली काम करके स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन को खराब नहीं किया जा सकता। क्या हमारी सरकार ने कहा बॉयकॉट मालदीव? जी नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। हमने तो बस लक्षद्वीप जो भारत में है वहां की टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की। आप ये कह सकते हो कि बस मोदी जी की फोटोशूट डिप्लोमेसी चल रही थी और कुछ नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली हो रहा था सब कुछ, क्योंकि हम भी देख रहे थे इंडिया आउट के कैंपेन से, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से अभी के करंट प्रेसिडेंट
मोहम्मद मुइजू पावर में आते हैं और आते ही उनका टिल्ट हमने चाइना की तरफ देखा। चाइनीज कंपनीज को आइलैंड बेच रहे थे, इंडियन फोर्सेस को वहां से निकाले जाने की बात हो रही थी। तो ये सारा सब कुछ हम भी तो देख रहे थे। तो ऐसे में हमने भी इनडायरेक्टली कुछ किया। तो अभी इजराइल ने कहा, ऑफिशियली कहा कि लक्षद्वीप जाइए, और इजराइल पहला फॉरेन कंट्री है जिसने लक्षद्वीप की टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की। 9 जनवरी 2024 इजराइल ने कहा कि हम लॉन्च करने वाले हैं डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। इससे ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलेगा। बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी अगर लक्षद्वीप में मौजूद हो तो आपको नहीं लगता कि इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा? 2017 में मोदी जी इजराइल पहुंचे थे। पहली विजिट थी किसी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल में, और उसी समय हाफिया के उल्गा बीच में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो अभी जो इजराइल ने ये स्टैंड लिया है इन फेवर ऑफ इंडिया, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? जब 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 के आसपास मिसाइल दाग दी थी इजराइल की तरफ, तब भारत वाज स्टैंडिंग विथ सॉलिडरिटी विथ इजराइल। तब चाइना क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा था, वो एम्बिगियस खेल रहा था। सोशल मीडिया में भी भारत के जो लोग हैं वहां से इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में इजराइल भी तो भारत के लिए कुछ करना चाहेगा। अब बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के बैकग्राउंड को समझते हैं। ये जो 3 लोग हैं, देखिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नीचे लिखा हुआ है। वैसे भी नाम तो उनका याद किया जाता है जिन्होंने कुछ कमाल का काम किया हो। इन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी ही कुछ ऐसी की है। कभी पपेट बता रहे, कभी क्लाउन बता रहे इजराइल का, तो कभी टेररिस्ट बोल रहे। और ये डिप्टी मिनिस्टर्स थे वहां पे, और ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इनके प्रेसिडेंट मुइजू ने अभी इनको सस्पेंड कर दिया है कि आप बर्बाद कर रहे हो भारत के साथ बायलैटरल रिश्तों को। वैसे हमारी जो पॉलिसी रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के प्रति, वो है डिहाइफिनेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि जब हम पैलेस्टाइन से रिश्तों की बात करते हैं तो उस पे हम इजराइल का एंगल नहीं लाते। ठीक उसी तरह से इंडिया इजराइल के साथ भी एक इंडिपेंडेंट रिलेशन मेंटेन करके चलता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर आतंकवादी हमला हो तो भारत सरकार उसको क्रिटिसाइज जरूर करता है। अभी मोल्दोवियन प्रेसिडेंट मुइजू ने कहा कि इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस होना चाहिए। पर हम पर भी आतंकवादी हमले होते तो इसी वजह से भारत ने इमीडिएट सीजफायर की बात नहीं की थी, जबकि चाइना ने की, रशिया ने की। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों दुश्मन हैं। ईरान के सपोर्ट में रशिया है, चाइना है, क्योंकि यूएसए बैक करता है इजराइल को और यूएसए सैंक्शंस लगाता है रशिया पर, ईरान पर। तो ऐसे में रशिया और ईरान एक साथ, फिर चाइना का भी तो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए के साथ। ऐसे में इन तीनों का एक्सेस होगा कि नहीं होगा? इस तिकड़ी में ऑपोजिशन में कौन है? इजराइल। इजराइल के पीछे कौन खड़ा है? यूएसए। तो ये डायनामिक्स तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि यहां पर मालदीव कैसे आ गया? कि मालदीव मुस्लिम ब्रदरहुड वाले एंगल से मालदीव के और सऊदी अरब के अच्छे रिलेशन है, दोनों के रिलेशन बहुत ही क्लोज है। तो ऐसे में फिर मालदीव जो है वो पैलेस्टाइन कोज पर भी स्टैंड लेता है, और मालदीव के अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ, चाइना के अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ। तो बस यही समीकरण है। तो मालदीव की सरकार ने ऑफिशियल कैंपेन भी चलाया इजराइल के खिलाफ, तो यानी कि वो तो खुले में एंटी इजराइल स्टैंड रख रहे हैं। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन में अगर दरार आई है तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा। इसी वजह से ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग करी है इजराइल ने। अब इसका रिएक्शन ये हुआ कि इनके जो अपोजिशन लीडर है अली अजम, ये कह रहे हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं प्रेसिडेंट मुइजू के खिलाफ, यानी कि मुइजू को हटाओ, ये मालदीव की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे भारत के साथ रिश्ते खराब करके। देश चलाना नहीं आता, आके बैठ गए कुर्सी पे। तो इस तरह का नैरेटिव अभी वहां पर चलाया जा रहा है। बस एक फोटो अपलोड करी थी मोदी जी ने लक्षद्वीप की कि भाई ये एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और भारतीयों का रुझान उस तरफ होना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। और वहां देखिए क्या क्या हो गया, करंट प्रेसिडेंट को हटाने की बात चल रही है। तो इससे भारत की अभी की जो जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है, भारत की जो पॉपुलेशन है, उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तभी तो चाणक्य भी कहते थे अपनी साप्तांग के सिद्धांत में कि जनपदा
एक जरूरी अंग है राज्य का। लेकिन अगर वास्तविकता से देखें तो अभी मौजू को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी के पास जो अभी वोट परसेंटेज है वो है 54.06%, और जो अपोजिशन में है दूसरी तरफ उनकी पार्टी का वोट परसेंटेज है 45.96%। तो अभी मौजू की सरकार तो सिक्योर रहेगी। इससे पहले 2018 से 2023 तक मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इब्राहिम सोली, उनके साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे। तो अभी चाइना वाले एंगल को और अच्छे से समझते हैं। चाइना के अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ, तो इसी वजह से यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने चाइना से कहा कि जरा समझाइए ईरान को, ताकि ये जो हमास और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं ईरान से। तो ईरान किसका दुश्मन है? इजराइल का। तो मालदीव किस एक्सिस को सपोर्ट करेगा? ईरान और सऊदी। सऊदी के साथ तो मालदीव का प्यार इतना ज़्यादा है कि अभी अभी इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत इन्होंने विदेशी कंपनीज को अपनी ज़मीन ऑफिशियली बेचने का लॉ बना के दिया है। दो देश, चाइना और सऊदी, इन दोनों देशों के प्राइवेट कंपनीज ने ये आइलैंड्स खरीदे। सऊदी को क्यों बेचा? क्योंकि इनका कहना है कि भाई सऊदी मुस्लिम फेथ का हब है, तो इसी वजह से ये इनके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव के, यमीन को तो बहुत क्लोज बताया जाता है सऊदी का, क्योंकि उनके समय में मालदीव के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कतर और ईरान के साथ भी खराब हो चुके थे। कारण बस यही था कि सऊदी अरब को खुश करना था, क्योंकि सऊदी के अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे थे कतर और ईरान के साथ, तो बस यही वजह थी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा था। जैसे कि आप सबको भी पता है कि चाइना ने बीजिंग में मीटिंग कराई थी सऊदी और ईरान के रिलेशन अच्छे करने के लिए। उधर कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो सऊदी और कतर के रिलेशन अच्छे हो गए। तो मालदीव से हमें भी ये सीख मिलती है कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आप किसी के क्लोज हो, ठीक है, पर और क्लोज होने के चक्कर में आप अपने पोटेंशियल नेबर के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते, क्योंकि कल को सऊदी तो बन जाएगा उनका दोस्त, फिर आप कहां जाओगे? अभी यूएसए तो सऊदी और इजराइल के बीच भी संबंध अच्छे कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बातचीत चल रही है, लेकिन यूएसए ने तो कसम खा रखी है कि दोनों को वो एक करके ही रहेगा, दोनों के बीच संबंधों को अच्छे करके ही रहेगा। अब हम सबको पता है क्वाड यानी कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 4 देश, और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में मालदीव से। तो यूएसए मालदीव को भी अपना क्रिटिकल पार्टनर कहता है। इसी वजह से 2020 में यूएसए और मालदीव के बीच में डिफेंस डील हुई। फिर 2021 से मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और यूएस मिलिट्री ने जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी। साथ में यूएसए ने यह कहा कि हम आपके डिफेंस सेक्टर को भी प्रमोट करेंगे। लेकिन ये सब तो यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा था, और इंडिया इंडो पैसिफिक में सबसे क्रिटिकल पार्टनर है यूएसए का। तो ऐसे में यूएसए भी मालदीव से कहेगा कि देखिए, इजराइल के साथ आपकी दुश्मनी है, चलो समझते हैं, लेकिन बेवजह इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के प्रो चाइना रहोगे तो फिर आप हमारे भी किसी काम के रहने नहीं वाले। तो डिफेंस डील अलग बात है, पर चाइना प्रेम में अगर अंधे हो गए तो फिर रिश्ते इधर भी खराब हो सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है अभी के इक्वेशन को समझते हुए कि मालदीव को सबर से काम लेना चाहिए और अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंडिया जैसा देश जो बहुत पास है और मेजर पावर है, इनके साथ अच्छे रिलेशन ही मालदीव के फेवर में है। ज्यादा प्रो चाइना रहना इनके लिए सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, और हम भी मालदीव को बिल्कुल कट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्ट गार्ड पोस्ट, न्यू ब्रिजेस, इन सारी चीजों पर वहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, और अलग से वहां पर पुलिस एकेडमी भी कंस्ट्रक्ट कराई है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये बात कहां तक पहुंचती है। एवरी कन्वर्सेशन, एवरी सिचुएशन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर मालदीव ने ऐसा किया तो इसको हम एक मौका भी बना सकते हैं। अगर लक्षद्वीप में वो पोटेंशियल है तो लक्षद्वीप डिजर्व्स टू बेटर देन मालदीव।
तो हम अभी इसके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है मालदीव में उनको भी जारी रखना होगा। इसके लिए हमें मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कन्वर्सेशंस करते रहना पड़ेगा। देखिए, उन प्रोजेक्ट्स को हम सीधे रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उन प्रोजेक्ट्स को सीधे रोक दिया तो इसका फायदा पाकिस्तान या चाइना उठा सकते हैं। तो हमें यह भी देखना है कि हम कैसे मालदीव के सरकार को अपने फेवर में कर सकें, क्योंकि मालदीव की लोकेशन स्ट्रेटेजिक तो है ना, इसी वजह से जरूरत तो हमें भी है। तो अभी के करंट सिनेरियो में जिस तरीके के बयान मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो इससे ये तो लग रहा है कि शायद रिश्ते और खराब हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि मालदीव चाहकर भी या फिर मौजूद चाहकर भी रिश्ते इतने भी खराब नहीं कर सकते इंडिया के साथ। ये भी एक फैक्ट है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम भी यही चाहते हैं कि मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू सो मच।